Hello dear students, welcome to you Pragya Academy online classes Gangapur city, and I am Dr. DL Kumar from biology faculty. Dear students, we are discuss the unit absorption of water in plants, पादपों में जल अवशोषण। ये यूनिट अपन डिस्कस कर रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी की। And now today we are discuss the topic field capacity and permanent wilting percentage। देखो बेटा, अपन दो छोटे टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। एक अपन बात कर रहे हैं जल धारण क्षमता या जल धारिता मृदा की, और एक अपन बात कर रहे हैं स्थायी मलानी प्रतिशत या स्थायी मलानी गुणांक। Dear students, we are discuss in previous video में हमने मृदा में उपस्थित जल के विभिन्न रूप देखे थे। और देखिए बेटा, मृदा में हम बात कर रहे हैं, मृदा में जल के प्रकार अगर मैं बात करूं या रूप में बात करूं तो इसमें गुरुत्वीय जल, आर्द्रता जल, केशिका जल, रसायन बंद जल और जल वाष्प। ये 5 प्रकार हमने इससे पूर्व की वीडियो में डिस्कस किया है। देखिए बेटा, इसके अलावा कुछ टर्मिनल वर्ड के रूप में और जल के रूप बताए गए हैं, और वो भी अपन यहां डिस्कस करेंगे। तो गुरुत्वीय जल आप जानते हैं, आर्द्रता जल, केशिका जल, रसायन बंध और जलवाष्प। इसके अलावा 3 और टर्मिनल वर्ड काम में लिए गए बेटा। एक है का होलार्ड, एक होलार्ड मीन्स मृदा में उपस्थित संपूर्ण जल को हम क्या कहते हैं बेटा? होलार्ड कहते हैं। तो मृदा में उपस्थित संपूर्ण जल को क्या कहते हैं? होलार्ड कहते हैं। एक वर्ड और काम में लेते हैं, क्रेसार्ड। देखिए, मृदा में उपस्थित जल की वह मात्रा जो पादपों को प्राप्त होती है उसे अपन क्या कहते हैं? क्रेसार्ड कहते हैं। तो मृदा में उपस्थित जल की वह मात्रा जो पादपों को प्राप्त होती है। ठीक है। एक तीसरा वर्ड और है ईकार्ड। तो होलार्ड, क्रेसार्ड और ईकार्ड, मृदा में उपस्थित जल की वह मात्रा जो पादपों को प्राप्त नहीं होती है, अप्राप्य जल जिसे अपन कह सकते हैं। तो मृदा में उपस्थित जल की वह मात्रा जो पादपों को प्राप्त नहीं होती, इसे अपन अप्राप्य जल भी कहते हैं। अप्राप्य जल जो पादपों को प्राप्त नहीं होता, अनअवेलेबल वाटर इन सॉइल, जो प्लांट्स को प्राप्त नहीं होता, इसलिए इसे अप्राप्य जल भी कहते हैं। देखो होलार्ड में अगर मैं कहूं सिंपल रूप में, तो होलार्ड में मृदा में उपस्थित
टोटल जल की मात्रा को होलार्ड कहते हैं। तो इसमें गुरुत्वीय जल, आर्द्रता जल, केशिका जल, रसायन बंध जल और जलवाष्प सबको सम्मिलित किया गया है। तो अपन कह सकते हैं होलार्ड बराबर गुरुत्वीय जल प्लस आर्द्रता जल प्लस रसायन बंधित जल प्लस केशिका जल प्लस जलवाष्प, पांचों प्रकार के जल सम्मिलित हो गए। ठीक है। क्रेसार्ड में बात करूं तो मृदा में उपस्थित जल की वह मात्रा जो केवल पादपों को प्राप्त होती है। और कौन सा जल? केशिका जल। तो अपन कह सकते हैं क्रेसार्ड मीन्स केशिका जल। तो क्रेसार्ड बराबर केशिका जल। मैं कहूं इकार्ड, मृदा में उपस्थित जल की वह मात्रा जो पादपों को प्राप्त नहीं होती, अप्राप्य जल। तो गुरुत्वीय जल पेड़ पौधों को प्राप्त नहीं होता, आर्द्रता जल पेड़ पौधों को प्राप्त नहीं होता, रसायन जल पेड़ पौधों को प्राप्त नहीं होता, जलवाष्प जल पेड़ पौधों को प्राप्त नहीं होता, केशिका जल पेड़ पौधों को प्राप्त होता है। तो इकार्ड बराबर अपन कह सकते हैं गुरुत्वीय जल प्लस आर्द्रता जल प्लस रसायन बंध जल प्लस जलवाष्प जल। क्लियर? तो ये तीन टर्मिनल वर्ड है और बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार बोर्ड के एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, नीट में भी यहां से क्वेश्चन आता है। होलार्ड क्या है, क्रेसार्ड क्या है, इकार्ड क्या है। ठीक है। अब अपन बात करें फील्ड कैपेसिटी या मृदा की जल धारण क्षमता, या इसे अपन मृदा की जल धारिता कहते हैं। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या फील्ड कैपेसिटी भी अपन इसे कहते हैं। देखिए, मृदा की जल धारण क्षमता या जल धारिता क्या है, फील्ड कैपेसिटी क्या है। देखिए बेटा, मृदा में से गुरुत्वीय जल मृदा जल स्तर में पहुंच जाता है, उसके पश्चात मृदा में उपस्थित जल की मात्रा को क्या कहेंगे उसे? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो देखिए बेटा, मृदा में उपस्थित जल में से गुरुत्वीय जल को हटाने के बाद बचे जल की मात्रा को क्या कहते हैं बेटा? मृदा की जल धारिता कहते हैं। क्लियर? तो हम क्या कह सकते हैं बेटा कि मृदा की जल धारिता या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बराबर, देखिए, होलार्ड में से गुरुत्वीय जल। होलार्ड क्या है बेटा? मृदा में उपस्थित संपूर्ण जल। तो देखिए, अपन कहें कि होलार्ड में से यदि अपन गुरुत्वीय जल को क्या कर दें, माइनस कर दें, तो बची हुई जल की मात्रा को क्या कह देंगे अपन बेटा? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कहते हैं। तो यह है मृदा की जल धारण क्षमता। ठीक है। अब इसको अपन अगर टर्मिनल वर्ड के रूप में परिभाषित करना चाहें तो अपन इसको इस तरीके से भी बात कर सकते हैं कि प्रति ग्राम शुष्क भार मृदा, कोई भी इकाई मृदा के जो भार है उसके इकाई भार में उसके द्वारा गुरुत्वीय जल को हटा देने के पश्चात मृदा जितना जल धारण करती है उसको अपन क्या कहेंगे? गुरुत्वीय जल, मृदा की जल धारण क्षमता कहेंगे। ठीक है। अब देखिए बेटा, मृदा की जल धारण क्षमता जो है वो मृदा के कणों के ऊपर निर्भर करती है। जिस मृदा में मृदा के कण बड़े आकार के होंगे उसकी जल धारण क्षमता कम होगी, और मृदा के कणों का आकार छोटे होने के साथ साथ मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ती जाती है। ठीक है। तो मृदा कणों के आकार के ऊपर निर्भर करती है। तो देखिए बेटा, मृदा की
जल धारण क्षमता मृदा कणों के आकार पर निर्भर करती है। मृदा कणों के आकार पर निर्भर करती है और मृदा की जल धारण क्षमता विक्रमानुपाती मृदा के कणों का आकार। तो मृदा कणों के आकार के विपरीत होगी। तो जिस मृदा कणों ऐसी मृदा जिसके मृदा कणों का आकार बड़ा होगा उसकी जल धारण क्षमता क्या होगी? कम। ठीक है, तो इसके आकार के क्या है? ये विक्रमानुपाती है। अब देखिए बेटा, रेत की मैं बात करूं, रेत के मृदा के कण बड़े हैं तो इसकी जल धारण क्षमता क्या है? कम। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि सबसे जल धारण क्षमता का अगर मैं क्रम बात करें अपन, तो मृदा की जल धारण क्षमता अगर अपन बात करें तो बराबर काली मिट्टी की सबसे ज्यादा जल धारण क्षमता होगी। उसके बाद मैं बात करूं तो दोमट मिट्टी की, फिर रेतीली दोमट की, फिर सबसे कम रेतीली की या रेत की, बजरी की सबसे कम जल धारण क्षमता होगी। इसकी लगभग 40 से 45% जल धारण क्षमता होती है। इसकी 25 से 30% जल धारण क्षमता है। इसकी 15 से 20% जल धारण क्षमता है और इसकी 5% जल धारण क्षमता है। तो जल धारण क्षमता किसके ऊपर निर्भर कर रही है बेटा? मृदा के कणों के आकार पर। क्लियर? अब अपन बात करें, जब भी मृदा की जल धारण क्षमता निकालनी हो तो वर्षा के 2 दिन बाद या किसी भी मिट्टी में अपन ने अगर सिंचाई कर दिया खेत में, तो सिंचाई के 2 दिन बाद हम मृदा की जल धारण क्षमता निकाल सकते हैं। मृदा के जल धारण क्षमता का एक सीधा सरल रूप अपन किस तरीके से कैलकुलेट करें तो वो विधि बता देता हूं मैं। मृदा जल धारण ज्ञात करना। किस तरीके से मृदा की जल धारण क्षमता ज्ञात की जाती है, कैसे ज्ञात की जाए? देखिए बेटा, हम 100 ग्राम मिट्टी लेते हैं। ठीक है, 100 ग्राम मिट्टी ले लिया अपन ने और 100 ग्राम वाटर ले लिया अपन ने, जल। ठीक है, एक बीकर ले लेंगे, एक कीप ले लेंगे, कीप, और एक फिल्टर पेपर ले लेंगे। ठीक है, एक अपन अनुमापक सिलेंडर जिसे मेजरिंग सिलेंडर कहते हैं, तो अनुमापक सिलेंडर लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक, जैसे मान लीजिए ये कीप अपनी, ठीक है, ये कीप है, इस कीप में फिल्टर पेपर को लगा देंगे। ठीक है, उसके पश्चात 100 ग्राम मिट्टी को इसमें भर देंगे। 100 ग्राम मिट्टी, 100 ग्राम जो जल अपन ने नाप के लिया है उसको अपन धीरे धीरे करके इसमें जो अपन ने फिल्टर पेपर लगाया और मिट्टी भरी है इसमें, और यहां अपन वापस मेजरिंग सिलेंडर में इसको लगा देंगे। मेजरिंग सिलेंडर पर इसको रख देंगे। ये मेजरिंग सिलेंडर में अपन ने इसको रख दिया। ठीक है, ये मेजरिंग सिलेंडर। अब सबसे पहले क्या लिया, कीप लिया, कीप में फिल्टर पेपर लगाया, फिल्टर पेपर के पश्चात 100 ग्राम मिट्टी अपन ने इसमें भर दी। उसके पश्चात जो अपने बीकर में 100 ml जो वाटर भरा हुआ बीकर में
जो बीकर में अपन 100 ml वाटर लिया था, इस वाटर को इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। इसके द्वारा जल ग्रहण किया जाएगा और जो एक्स्ट्रा जल है वो बूंद बूंद करके इसमें आता रहेगा और मेजरिंग सिलेंडर में भर जाएगा। ठीक है, अब देखिए अपन ने 100 ग्राम लिया था, अब जल कितना आता है वो मान लीजिए अपना जल आता है, पहले अपन ने 100 ग्राम लिया था, फिर वापस अपने को 50 मिलता है, तो 50 जो है मिलीलीटर क्या आ गए बेटा, मिट्टी की जल धारण क्षमता आ गई। ठीक है, इस तरीके से जल धारण क्षमता अपन निकाल लेते। तो ये थी जल धारण क्षमता निकालने की विधि। तो जल धारण क्षमता आपके क्लियर हो गए बेटा, यहां कोई दिक्कत है? चलिए अब हम बात करें, दूसरा जो अपना टॉपिक है वो है परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज। क्लियर? चलिए मैं इसको हटा देता हूं। चलिए बेटा अपन बात करें बेटा स्थायी मलानी गुणांक। हम बात कर रहे हैं बेटा टॉपिक स्थायी मलानी गुणांक या स्थायी मलानी प्रतिशत। ठीक है, अब इस टॉपिक में अपन सबसे पहले तो बात करें बेटा मलानी क्या है, विल्टिंग जिसे अपन कह रहे हैं मलानी। मलानी क्या है, सबसे पहले अपन बात करें कि मलानी मीन्स क्या है, विल्टिंग मीन्स क्या है। देखिए पादपों की कोशिकाएं स्फीत अवस्था में बनी रहती है और जब स्फीत अवस्था वो खो देती है और स्थायी रूप से उसमें स्फीति के खोने के लक्षण प्रकट हो जाते हैं या समाप्ति के लक्षण जो आ जाते हैं उसे अपन क्या कहते हैं बेटा, मलानी कहते हैं। तो देखिए किसी भी पादप के अंग, उत्तक या सेल में स्फीति के लक्षण समाप्त हो जाए तो उसे मलानी कहते हैं। उसे क्या कहेंगे बेटा, मलानी कहते हैं। जब उसमें स्फीति के लक्षण समाप्त हो जाए, टर्जिडिटी के, फूली हुई कंडीशन के लक्षण क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, तो उसे अपन क्या कहते हैं, मलानी कहते हैं। और इस कंडीशन में पादप के जो अंग है, वायवीय अंग है या कोमल अंग है, वो क्या हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। तो मलानी की दशा में पादप के वायवीय अंग या कोमल अंग मुरझा जाते हैं, जिसे अपन मुरझाना या कुल्लाना बोलते हैं। और आपने देखा होगा जब पेड़ पौधों को पानी की कमी हो जाती है तो उनकी पत्तियां फोल्ड हो जाती है, वो सिकुड़ जाता है और वो तड़पने लग जाता है पानी के लिए। जैसे आप प्यास के बिना तड़पते हो, मछली पानी के बिना तड़पती है, ऐसे ही पेड़ पौधे भी पानी के बिना तड़पने लग जाते हैं और उनके जो शरीर के बाहरी अंग है, जो कोमल अंग है, वो मुरझाकर उनकी पत्तियां और ये फोल्डेड हो जाती है। ठीक है, उसी को अपन क्या कहते हैं, मलानी कहते हैं। ठीक है,
अब अपन बात करें यहां पर मलानी, बहुत 3 प्रकार के मलानी पेड़ पौधों में पाई जाती है, वो अपन डिस्कस करेंगे यहां पर। तो देखिए बेटा, पादपों में 3 प्रकार की मलानी पाई जाती है। कौन कौन सी? नंबर 1, प्रारंभिक मलानी। प्रारंभिक मलानी, देखिए बेटा, प्रारंभिक मलानी क्या है? प्रारंभिक मलानी की आरंभिक अवस्था है, ठीक है। तो पहली बात अपन बात करें, यह मलानी की आरंभिक दशा है, या आरंभिक दशा है। यहां स्फीति के लक्षण प्रकट नहीं होते हैं। तो देखिए बेटा, स्फीति के लक्षण प्रकट नहीं, स्फीति के लक्षण नहीं होंगे। दोपहर के समय होगी। क्या कंडीशन है? वाष्पोत्सर्जन अधिक, अवशोषण कम। तो देखिए बेटा, वाष्पोत्सर्जन अधिक, अवशोषण कम। उस कंडीशन में क्या होगा? यानी वाष्पोत्सर्जन, जिसे अपन ट्रांसपीरेशन कहते हैं, ट्रांसपीरेशन बहुत तेज गति से होगा दोपहर के समय, और जल अवशोषण कम होगा। उस कारण से कुछ आरंभिक लक्षण प्रकट होंगे मलानी के, उसे अपन आरंभिक मलानी कहते हैं। दोपहर के समय होगी, स्फीति के लक्षण प्रकट नहीं होंगे, और वाष्पोत्सर्जन बहुत अधिक रहेगा और अवशोषण कम रहेगा। मिट्टी में जल की मात्रा कम नहीं है, तो मृदा में जल की कमी नहीं। थोड़े समय बाद में ये जैसे स्थिति सामान्य हुई, मलानिता नष्ट हो जाएगी। सामान्य स्थिति में या सामान्य दशाओं में, सामान्य दशा में समाप्त। तो ये मलानी कुछ समय के लिए प्रकट होती है और कोमल अंगों में प्रकट होती है। जो पर्णमध्युत कोशिका है वो कुछ समय के लिए वाटर खो देती है, क्योंकि जल अवशोषण कम होता है, वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है। इस कंडीशन को अपन आरंभिक मलानी कहते हैं। दूसरी अपनी स्थिति है बेटा नंबर 2, वो है अस्थाई मलानी। अस्थाई मलानी, देखो ये मलानी भी क्या है, थोड़े समय के लिए रहेगी और उसके बाद वापस समाप्त हो जाएगी। तो अस्थाई मलानी। अस्थाई मलानी यह या स्थिति के लक्षण प्रकट होते हैं। स्फीति के लक्षण कुछ समय के लिए प्रकट होते हैं, कुछ समय के लिए प्रकट होते हैं। स्फीति के दोपहर के समय होगी, ये भी दोपहर के समय होती है ये भी। इस कंडीशन में भी वाष्पोत्सर्जन क्या होगा बेटा, वाष्पोत्सर्जन जो है वो अधिक रहेगा और जल अवशोषण जो होगा वो जल अवशोषण कम रहेगा, ठीक है, उस कंडीशन में होगी। और कुछ समय के लिए कुछ समय के लिए पादप के जो बाहरी अंग है, बाएं अंग है या कोमल अंग है, वो क्या हो जाएंगे, मुरझा जाएंगे, ठीक है। तो देखिए कुछ समय
के लिए पादप के बाह्य अंग या कोमल अंग मुरझा या मलानी हो जाएंगे, मुरझा जाएंगे। ठीक है, ये स्थिति रहेगी इसमें। तो ऐसी स्थिति को अपन कहते हैं अस्थायी मलानी। और जैसे ही सामान्य स्थिति कुछ समय पश्चात ये नॉर्मल में। आपने देखा होगा कि कभी कभी पौधे क्या होते हैं, दोपहर के समय, जैसे अपनी क्रॉप में, आप खेतों में अगर किसान के बच्चे हो तो आपने देखा होगा कि अपनी जब फसल को अपन दोपहर के समय देखते हैं तो वो थोड़े से मुरझाए नजर आते हैं, और जैसे अपन सुबह या शाम के समय जब देखते हैं तो वो वापस नॉर्मल स्थिति में हो जाते हैं। इसे अपन क्या कहते हैं, अस्थायी मलानी कहते हैं। इसमें भी अगर अपन बात करें तो मृदा में जल की कमी नहीं होती उस कंडीशन में भी। कुछ समय बाद ये भी सामान्य हो जाते हैं। ठीक है, तो ये थी अस्थायी मलानी। लास्ट अपन बात करेगा तीसरी प्रकार की जो मलानी, वो है स्थायी मलानी। और अपना यहां पर यही टॉपिक है, परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज, वही अपन देखना चाहते हैं। तो बेटा स्थायी मलानी क्या होगी, पादपों में पूर्ण रूप से स्थिति के लक्षण प्रकट हो जाएंगे। तो देखिए, पादपों में स्थिति के लक्षण पूर्ण स्थिति खोने के लक्षण पूर्ण रूप से प्रकट हो जाएंगे। यहां पर भी स्थिति के लक्षण कुछ समय के लिए स्थिति खोने के लक्षण, अपन खोने की बात करेंगे बेटा, स्थिति खोने के कुछ लक्षण प्रकट होते हैं। यहाँ स्थिति खोने के लक्षण, खोने के अपन बात करेंगे क्योंकि वो खो रहे हैं। तो देखिए, पादपों में स्थिति के खोने के लक्षण पूर्ण रूप से प्रकट हो जाते हैं। तो स्थिति खोने के पूर्ण रूप से लक्षण प्रकट हो जाएंगे। पादप के वायवीय अंग पूर्णतः मुरझा जाएंगे। देखिए बेटा, अगर थोड़ी देर पश्चात जैसे उनमें विल्टिंग हुई है तो मलानी के पश्चात यदि मृदा में पानी की कमी हो जाती है, ये पानी की कमी को प्रकट करता है। तो मृदा में पानी की कमी हो जाती है। ठीक है, कमी हो जाती है। यदि मृदा को थोड़े समय पश्चात जैसे ही मलानी आई, स्थायी मलानी, और तुरंत अपन ने पानी मिल गया, मृदा कुओं में वापस पानी उसको मिल जाता है, पेड़ को पानी मिल जाता है, तो वो उसकी मलानी क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो स्थायी मलानी के तुरंत बाद मृदा में पानी की उपलब्धता की दशा में मलानी नष्ट हो जाती है। तो मलानी नष्ट हो जाएगी जैसे ही पानी तुरंत अपने को, जैसे मलानीता आई और पानी अपन मृदा को ऊपर दे दिए तो मलानीता नष्ट हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए बेटा, यहां पर ही अपन बात कर रहे हैं। तो जब पादपों में स्थायी रूप से स्फीति खोने के लक्षण प्रकट हो जाए
उस दशा में मृदा में जल की क्या मात्रा है, उसी को अपन क्या कहते हैं, परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज कहते हैं, स्थायी मलानी गुणांक कहते हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा, स्थायी मलानी गुणांक या स्थायी मलानी प्रतिशत। देखिए बेटा, मृदा में उपस्थित जल की वह मात्रा जब पादप के वायवीय अंगों में स्थायी मलानी के लक्षण प्रकट हो जाए तो उसे स्थायी मलानी गुणांक कहते हैं। तो ये है स्थायी मलानी गुणांक, या इसे अपन कहें परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज। तो देखिए बेटा, जब पादप में स्थायी रूप से मलानी के लक्षण आ गए, उस समय मृदा में जल की क्या मात्रा है, उसे अपन क्या कहेंगे, स्थायी मलानी गुणांक कहते हैं। ठीक है, या इसे स्थायी मलानी प्रतिशत कहते हैं। तो मृदा में जल की कितनी मात्रा, तो देखिए स्थायी मलानी के समय में भी जल की कुछ मात्रा बचती है जल में, उसको अपन क्या कहते हैं, उसी जल की मात्रा को अपन क्या कहते हैं, स्थायी मलानी गुणांक कहते हैं। या अपन उसको इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि मृदा में उपस्थित जल की वह मात्रा जब पौधा स्थायी रूप से किस में चले जाए, मलानिता में चला जाए, उसको अपन स्थायी मलानी गुणांक कहते हैं। एक और अपन यहां बात करेंगे मृदा की जल आपूर्ति क्षमता। मृदा की जल आपूर्ति क्षमता, मृदा की जल आपूर्ति, या इसे अपन जलापूर्ति क्षमता भी कहते हैं। मृदा की जल आपूर्ति क्षमता, तो देखो जलापूर्ति क्षमता बराबर, जलापूर्ति क्षमता बराबर मृदा की जल धारण क्षमता में से अगर अपन स्थायी मलानी प्रतिशत को या गुणांक को निकाल दें तो उसे अपन क्या कहते हैं, जलापूर्ति क्षमता कहते हैं मृदा की। तो देखिए, मृदा की जल धारण क्षमता माइनस, ठीक है, माइनस यहां करें अपन स्थायी मलानी गुणांक बराबर क्या है बेटा, मृदा की जलापूर्ति क्षमता कहलाती। तो ये था बेटा फील्ड कैपेसिटी या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अपन ने डिस्कस किया, और एक अपन ने देखा यहां पर स्थायी मलानी गुणांक क्या है। इन दोनों टॉपिकों से हमें नेक्स्ट जो अपन वीडियोस देखेंगे उनके डिफरेंट टॉपिक्स को समझने में आसानी रहेगी। तो ये था बेटा आज का वीडियो अपना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।